कल हमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी? सबसे पहले क्या पढ़ा था कल? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर हुआ था? क्या था? किसी से पूछे बन जाएगा? हाँ तो कॉन्फिडेंस से बोला करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या? जैविक खेती। ठीक है, तुम लोग हिंदी मीडियम के हो ना? ठीक है, तो जहाँ पे हो डाउट तो पूछते चलना भी, है ना। इनको पढ़ाया था कि जैविक खेती होती क्या है। ठीक है, तो इसके हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे थे। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो देखा था वो क्या था? इसके कंपोनेंट्स, कि ये आखिर होती क्या है, जैविक कृषि जो हम कहते हैं वो होती क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने कितनी 5 चीज़ों पे फोकस किया था। सबसे पहले क्या था? सॉइल फर्टिलिटी, है ना, कि मिट्टी जितनी ज़्यादा उर्वर होगी उतना ज़्यादा हमको अच्छा होगा। लेकिन हम मिट्टी की उर्वरता किस प्रकार से बनाए, उसके लिए क्या किया था? प्लगिंग और मैन्योर, कि आप खेत की जुताई जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से मिट्टी की उर्वरता होगी। और दूसरा क्या होगा? जितने ज़्यादा उसमें खाद का सम्मिश्रण करोगे, है ना, जितनी ज़्यादा खाद डालोगे। खाद के साथ क्या क्या डालना था? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो आपके जैसे कि अर्थवर्म होते, कहते हैं ना कि केंचुओं को किसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी को तोड़ते हैं, और मिट्टी जितना टूटेगी तो क्या करेगी? वाटर को रिटेंड करेगी, वाटर रिटेंशन, यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करेगी। ये था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कि वाटर मैनेजमेंट। अब अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हो, खेत अच्छा कर लिया, अब दूसरी चीज क्या करेंगे? हम अपने वहां पे पानी की व्यवस्था करेंगे, जल प्रबंधन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? बताओ ना, कल बताया था। ड्रिप हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, और स्प्रिंकलर हो जाएगा। सबने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन क्या कहलाता है? कि सीधे जड़ों तक पानी जो पहुंचा जाता है उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। सीधे एक सटक डाल देते हैं, सटक में छेद कर देते हैं, जहां जहां पौधे लगे हैं वहां वहां छेद हो जाते हैं, तो सीधे उन्हीं तक पानी जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, कि जो आसपास खरपतवार जो वीड्स लगे रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, और दूसरा पानी का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, कि हम कम पानी में भी ज़्यादा फसल को उगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा था स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर कहलाता है कि छिड़काव करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि इतना ज़्यादा पानी नहीं डाल दिया जाता कि जड़ और मिट्टी के बीच का जो कनेक्शन है वही लूज हो जाए। हमारे यहाँ क्या माना जाता है? जितना ज़्यादा पानी दोगे उतनी अच्छी फसल होगी, बल्कि गलत है। सबको, जैसे आपका पेट भी, अपन को कहा जाता है कि एक इंसान दिन भर में औसतन 3 लीटर पानी पी सकता है। तुम 3 से ज़्यादा पी के देखो, या तो फेफड़ों में भर जाएगा, ठीक है, तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, आप पी नहीं सकते हो। तो इसमें भी ऐसे होता है, पेड़ों के साथ भी ऐसे होता है, पौधों के साथ, कि पौधे भी एक निश्चित मात्रा में पानी को ले सकते हैं। अगर आप इकट्ठा उनको दे दोगे तो वो जितना लेना ले लिया, बाद में क्या होगा? बह के निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को टैकल करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? स्प्रिंकलर इरिगेशन का। ठीक है, स्प्रिंकल करते, लेकिन इसकी भी एक वो है, क्या कहते हैं, डिमेरिट। क्या होगा बताओ? इसका भी एक दोष है स्प्रिंकलर का। उन पे बहुत अच्छा, कि पानी देगा, सभी को देगा, जितने भी पेड़ लगे। और क्या होगा? सबसे पहली क्या होगी? अच्छा, एक आम छोटा सा किसान लगवा सकता है स्प्रिंकलर? हाँ, सबसे पहली चीज है वो कॉस्टली है। दूसरा, इसने बिल्कुल सही कहा कि वो क्या करेगा? वीड्स को भी प्रमोट करेगा। तीसरा क्या होगा? बताओ, इसलिए तो कहा था कि घर से पढ़ के आना इस चीज को। ये रिवाइज किया तुम लोगों ने? आज हम पढ़ा नहीं रहे, आज हम पूछ रहे हैं। बड़ी फसल में क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, और छोटी फसल में? हाँ, ये बताएं, पूरी फील्ड में लगता है और बहुत प्रकार के रहते हैं। अधिकतर ये जो बड़े फार्म लैंड्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए पूरा लगाया जाता है। अच्छा, तो ये दोनों के लिए होता है, अपने यहाँ नहीं चलता है, लेकिन जो वेस्टर्न जहाँ से आया है वहाँ दोनों पे होता है।
ये सही है। और एक और याद रखना, एक कहलाता है ट्रांसपिरेशन। हम लोगों ने पढ़ा था एवोपरेशन जैसे होता है कि क्या रहता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्ती, उससे पानी एवोपरेट होता रहता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब पानी इसके चारों ओर इस प्रकार से गिरेगा पत्तियों पे, तो वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, एवोपरेट होगा, उनके रूट्स तक कम पहुंच पाएगा, उससे जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, है ना। जैसे ये समझो कि सब्जी वाला सब्जियों में पानी छिड़कता है, वही चीज़ है कि ताज़ी तो दिखेंगी लेकिन उन तक पानी निश्चित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, ये रहता। और लास्ट चीज़, इसमें बिजली चाहिए आपको, है ना, बिना बिजली के ये नहीं चल सकता। तो ये चीज़ हो गई। एक और टेक्निक कल नहीं बताई थी, दैट इज नोन एज फर्टिगेशन। ये इजराइल ने बनाया इस तकनीक को, नाम क्या है, फर्टिगेशन। इसमें क्या होता है फर्टिगेशन में, सुना है किसी ने? फर्टिगेशन का मतलब होता है ऐसी तकनीक जिसमें हम इरिगेशन के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी क्या करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, उनको दिए जाता है। तो कुछ नहीं, उसमें मिक्स कर लिया जाता है। जैसा आपको बताया था कि अभी भारत ने एक यूरिया बनाया है जो लिक्विड फॉर्म में है, क्या नाम था, भारत ब्रांड का था, नैनो यूरिया, ठीक है, भारत नाम से नैनो यूरिया बिक रहा है। तो वो छोटी सी बॉटल 50 किलो यूरिया के बराबर काम कर रही है। तो उसको क्या करते हैं, उसको सीधे पानी में मिला दिया जाता है जो अपन को सिंचाई के लिए चाहिए, ठीक है। और उसी पानी को जब हम सिंचाई करते हैं, उसी पानी को वहाँ पे स्प्रिंकलर कर देते हैं, तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं, सिंचाई की सिंचाई भी और फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर भी मिल जाता। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन। इससे फायदा क्या है, सिंपल सी बात है, आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, लेबर कॉस्ट कम हो गई। साथ ही साथ जो टाइम डिले होता है कि आपने सिंचाई में अलग तो वो टाइम भी कम हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज़ बताओ तो हमेशा उसके प्रो और कॉन जरूर देखा करो। आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो हमेशा दो चीज़ पूछी जाएगी, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, ठीक है, दो चीजें हमने देख ली कि हमने सॉइल मैनेजमेंट भी कर दिया, वाटर भी कर लिया। तीसरा जो हमारा आ जाएगा, अब हमें चाहिए अच्छे किस्म के बीज उसके लिए, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है, कि जो मतलब ऐसे सीड होंगे, हाइब्रिड सीड उन सीडों को कहेंगे जो किस किस को सह लेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, साथ साथ पेस्ट अटैक को, जो कीट लग जाते हैं। आजकल ऐसे बीज आने लगे हैं जिन पे कीटों का प्रभाव नहीं होता, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं जीएम सीड्स, ठीक है, मॉडिफाइड क्रॉप्स आती हैं, ये होते हैं। और तुम लोग को पता होगा जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, तो उस समय पे जो सीड चले थे वो चले थे HVY सीड, है ना, HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैदावार देने वाले सीड्स चले थे बीज। इसके बाद सीड्स हमने अच्छे दे दिए, इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिटी। अब ये कह दिया कि अगर हमने अपने खेत में सिर्फ एक ही एक चीज़ उगाते रहे, अब कहा था कि गेहूं हर साल उगाते रहे, तो हर साल उसकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रोटेशनल में उगाते हैं, एक साल गेहूं उगाई तो अगले साल कुछ और फसल उगाएंगे, ये होता है। लेकिन सामने वाला बोलेगा यार नहीं, गेहूं पे ज़्यादा एमएसपी मिलती है, हमें तो गेहूं उगाना है। अब वो क्या करेगा, तो करेगा क्या, क्रॉप रोटेशन, कि आधी फील्ड में और कोई सी फसल उगाएगा, यहाँ समझो गेहूं उगा लिया, आधी फील्ड में और कोई सी फसल उगाएगा, अगले साल जगह चेंज कर देगा, यहाँ पे वीट कर देगा, यहाँ पे दूसरी फसल कर देगा, ये कहलाता है क्रॉप रोटेशन। तीसरी टेक्निक क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे देखते चना और गेहूं शायद एक साथ उगता है ना, तो उन दोनों को इकट्ठा उगा दिया जाता है, ये कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में। लेकिन इसमें पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आप उसको हार्वेस्ट करते हो आपको वो पूरा मैनुअली करना पड़ता है, क्योंकि दोनों फसलें एक साथ उगाती हैं, तो वो देखना पड़ता है, ठीक है। एक और लास्ट होती है जिसको क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इसमें हम लेयरिंग कर देते हैं। कैसे लेयरिंग, कि एक लाइन इसकी, दूसरी लाइन इसकी, फिर तीसरी लाइन पहले वाले की, चौथी लाइन दूसरे वाले की, ये कहलाती क्या, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कौन कौन सी हो गई तीन विधियां, क्रॉप रोटेशनल, पहले साल एक फसल, दूसरे साल दूसरी फसल, दूसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग और तीसरा इंटरक्रॉपिंग। क्लियर हुआ?
इस प्रकार से होता। किसके लिए? अधिक फसल उगाने के लिए ये सिर्फ ये बताती है कि देखो अधिक फसल उगाना तो इंटरक्रॉपिंग सबसे अच्छी रहती है। इससे क्या रहती है इंटरक्रॉपिंग में कि जो आपके इसकी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कि पहले साल जैसे हमारे एनपीके देखा जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, इसका रेशियो लिया जाता है 1:2:1। ये बोला जाता है कि औसतन एक मिट्टी में इसका रेशियो ऐसा होना चाहिए, हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, इसके लिए। और पता तो इसके लिए क्या रहता है कि ये बोला जाता है कि हर फसल का और अलग डिमांड रहती है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी को ग्रो करना तो प्रोटीन चाहिए, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है, अगर हम अपना वजन बढ़ाएं तो हमें फैट चाहिए। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग डिमांड है। इसी प्रकार से हर फसल की अलग अलग डिमांड होती है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरक्रॉपिंग को दोगे, ये रहेगा। इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार से होती है? देखो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप दो फसलों को एक साथ उगाते हो लेकिन एक निश्चित दूरी पर। देखो अभी हमने तुमको यहाँ पे 3 फसलें बताई, 3 प्रकार की हो रही। पहले में क्या होगा, तुमने 2 फसल ले लो, ठीक है, कौन कौन सी ले ली? एक गेहूं की हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? पल्सेस हो गई, ठीक है, दाल हो गई। पहले वाले जो करेगा वो क्या करेगा, पहले साल इसमें गेहूं उगाएगा, ठीक है, दूसरे साल अगर इसने यहाँ पे गेहूं उगा लिया तो क्या होगा, उगेगा तो लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादकता क्षमता कम हो जाएगी, तो हमको कम रकबा मिलेगा। दूसरे साल क्या करेगा, अगर वो पल्सेस उगाएगा तो वो उसको क्या करेगी, काउंटर कर लेगी, उतनी पैदावार होगी। लेकिन इसमें क्या रहता है दिक्कत कि वो बोलता है कि हमको इसके दाम कम मिल रहे हैं किसी के और किसी के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वही रहता है कि यार अपन को जिसके ज़्यादा मिल रहे हैं वो उगाएंगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरे वाले में आपका क्या रहता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि हमने 2 फसल ले ली, जैसे समझ लो गेहूँ और चना ले लिया, इकट्ठे बीज डाल दिए पूरे खेत में और इसने उगा दिए, ठीक है, ये मेंटेन रखेगा सॉइल की फर्टिलिटी को। अगले साल भी आप अगर गेहूं चने एक साथ उगाओगे तो दोनों बैलेंस करके रखेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब आप इसकी फसल कटाई में आओगे तो फसल काटने में क्या होगा कि आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी कि गेहूं की कौन सी है उसकी कौन सी है, ठीक है। और तीसरा जो आती है इंटरक्रॉपिंग, ये आजकल सबसे ज़्यादा चलती है, तो ये बहुत प्रकार से होती है। मतलब इसमें आप लाइन कर देते 1 2 1 2, क्या मैट नहीं कहेंगे, मैट दूसरी चीज होती है, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग सबसे ज्यादा विविध तरह की होती है। क्या होता है, जैसे तुम लोग ने देखा होगा कहीं पे अगर अफीम की खेती होती हो, इलीगल है पहली बात, है ना, उसको नहीं, सही बात है ना, तो वो चीज़ है, तो उसको हमेशा बीच में उगाया जाता है और उसके आसपास हमेशा अधिकतर तौर पे गन्ने के पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं गन्ने के? स्मेल नहीं आते और ऊंचे रहते हैं हमेशा, 2 कारण से इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो बीच में उसकी खेती की जाए, ये नहीं कहते उनको सॉइल फर्टिलिटी नहीं देखना, ये बता रहे कि ये भी प्रकार होता है किसका, आपके इंटरक्रॉपिंग का, ठीक है, ये होता। तो मतलब वही चीज़ है, आप किस चीज़ को कितने सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, व्यवस्थित रूप से करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा टिकेगी। करता वही है जो मिक्स्ड क्रॉपिंग का काम है, वही इंटरक्रॉपिंग करेगी। बस अंतर क्या हो जाता कि हमको जब फसल कटाई करेंगे तो उस समय दिक्कत कम से कम हो। अगला फिर क्या आ गया था, ठीक है, इसका कर लिया, इसका कर लिया, ठीक है। वीड मैनेजमेंट, जो खरपतवार होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है कि हम केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब केमिकल्स का उपयोग नहीं करना, तो इसमें वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, नीम कोटेड, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया चलता है आजकल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या चलता है, स्मोकिंग की जाती है, ठीक है, मतलब धुएं का छिड़काव किया जाता है पूरी जगह के। जो कीट पतंगे होते हैं, जो अपन लोग पढ़ते हैं, टिड्डों का अटैक हो जाता है आजकल, टिड्डे को क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर, है ना,
इनका अटैक होता है, आते सब पाकिस्तान साइड से हैं, मतलब ये नहीं कह रहे पाकिस्तान भेजता है, उसी साइड से हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इनको भगाने के लिए अभी भी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, ट्रेडिशनल भी और जो आपके मैकेनिकल है, दोनों प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। तो ये आ जाता किसमें, वीड मैनेजमेंट में। और वीड मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता अगर आप फसलों के बीच में सही दूरी रखते हो। अगर फसलों के बीच में सही दूरी नहीं हो तो सबसे जल्दी खरपतवार लगते हैं, ठीक है। तो मेन चीज तुम लोग को इसमें क्या क्या देखना है, कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, सबसे पहले सॉइल की फर्टिलिटी, कि आपकी मिट्टी कितनी ज्यादा उर्वर है। दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। तीसरा क्या हो गया, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स या सीड्स का मैनेजमेंट, बीजों का प्रबंधन। चौथा क्या हो गया, क्रॉप डाइवर्सिटी या फिर फसलों का विविधीकरण। अगला क्या हो जाएगा, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के बाद अगर हम इसमें दो चीजें और जोड़ दें, वो क्या थी, ठीक है, उसको अपन लोग इसमें देख लेंगे चैलेंजेस में। अब ये बताया था कि भारत में अभी स्थिति क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, सबको बताया था कि अच्छी होती है, हमें भी पता है अच्छी चीज होती है, लेकिन हम तब भी नहीं खाएंगे या उगाएंगे। क्यों नहीं उगाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाता है ना, कीट ज्यादा लगते हैं और प्रोडक्शन भी कम होता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर से जितनी उग जाती है। तो इसका देख लो कि भारत में भी स्थिति क्या है। अगर ये पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ के किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हमारी तो आबादी सबसे ज्यादा है ना, और कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा जैविक कृषि करने में सबसे ज्यादा किसान कहाँ के हैं, भारत के, ठीक है, इंडिया के हो गए। दूसरा, अगर लैंड एरिया की बात की जाए कि लैंड एरिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो वो क्या हो गई है, इंडिया 5th नंबर पर है। एमपी में अगर अपने टोटल स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे होती है, एमपी में, ठीक है। एमपी में एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन वाइज भी सबसे ज्यादा है, अपने उत्पादन भी और प्रोडक्शन, इसका क्या कहते हैं, एरिया, दोनों में हम नंबर 1 है। अगला आता है क्या कि पूरे विश्व का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जब टोटली वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो है हमारा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की तर्ज पे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा हमारा पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको क्या बना दिया जाए, ऑर्गेनिक इस रीजन बना दिया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो भारत की ब्रांडिंग होगी कि सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर के लिए खाना होता है वो इंडिया में मिलता है, और दूसरा हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन से। अभी हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो सिर्फ घूमने के लिए यूज होता है, ठीक है, वहाँ पे घूमने जाते हैं और कुछ ऐसा अपने यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। अब इसको इसी से टाई अप किया जाता, क्योंकि देखो हिली एरियाज हैं, वहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, जो उनकी परंपरागत पहले से कृषि चलती आ रही है। तो उसी के लिए हम किसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग को। क्लियर हुआ। इसके बाद देखा था कि इससे हमको फायदे क्या क्या होते हैं। कभी भी कोई चीज़ देखो तो सबसे पहले ये देखते फायदे क्या हैं। पहला फायदा क्या था, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। चाहो ना चाहो आप सभी का जो सबसे पहला मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो आपके आसपास का वातावरण हो वो अच्छा हो। भले ही आप अपने घर को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाहर निकलोगे बदबू आएगी, आप तुरंत कब तक घर में बैठे रहोगे, ये चीज़ रहता है। तो ये तो आप पूरी अर्थ की बात कर रहे हो, है ना, तो इसके लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब किस प्रकार से ये पर्यावरण का संरक्षण करती है, सबसे पहले सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करके, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगी तो क्या करेगी, पॉल्यूशन को कम से कम कर देगी, ठीक है। तुम सबको पता होगा कि जो जैसे जलकुंभी लगती है किसमें, तालाबों में, उसका मेन कारण क्या होता है, तुम लोग को बता चुके हैं। और एल्गी ब्लूम जो होता है उसका मेन कारण क्या होता है, पानी बहता नहीं, ठीक है, ये कारण है। और कहीं कहीं देखते हो किसी तालाब में जलकुंभी बहुत कम लगती है, किसी किसी में पूरे में तुरंत भर जाती है। हाँ, पॉल्यूशन की वजह से। अब वो पॉल्यूशन आता कहाँ से है, नहीं, तालाब में कहाँ से शिप आ रही,
कचरा डल जाता है, ठीक है। और ठीक है, सही आ रहे हो, लेकिन थोड़ी और क्लियर बताओ, केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? एक बात याद रखना, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज वाले केमिकल्स छोड़ते हैं वो सिर्फ सीधे नदियों में छोड़ते हैं, तालाबों में छोड़ेंगे तुरंत पकड़े जाएंगे, है ना। तो इंडस्ट्रीज तो छोड़ दो, यहाँ पे जो बह के अधिकतर आता है तालाब वगैरह में, वो आता है खेतों का पानी, ठीक है। खेतों में अगर आप फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डालोगे, तो हमने बोला ना कि सबकी एक लिमिटेड भूख रहती है, पेड़ों ने एक निश्चित मात्रा में फर्टिलाइजर्स को ले लिया, लेकिन अगर उसके बाद भी आपने और ज़्यादा डाला और पानी बहा दिया, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर होगा वो बह बह के कहाँ चला जाएगा, तालाब में चला जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि तालाब के जो कुछ पौधे होंगे उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और जिसके कारण वो क्या हो जाता है, जलकुंभी का रूप ले लेते हैं। इसी कारण जो फिर जितने नीचे के जीव होंगे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएंगी, वो मर जाएंगे। जब जलकुंभी सड़ जाती है ना, तो ब्राउन या रेड कलर की हो जाती है और स्मेल सबसे ज़्यादा आने लगती है, ये दिक्कत उससे हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप किसान ज़्यादा पानी भी डाल रहे हैं ना, तो जो पानी बह के जाएगा उससे उसमें केमिकल्स नहीं पाए जाएंगे, तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा है हेल्दी डाइट, कि हमको स्वस्थ आहार मिलेगा, पोषक आहार मिलेगा। किस प्रकार से, कि जो भी अब हम खाना खाएंगे उसमें केमिकल्स तो रहेगा नहीं, सभी के सब क्या रहेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज रहेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, हमारे अंदर पोषण गुणवत्ता में वृद्धि होगी, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। केमिकल्स अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो हमको खरीदना पड़ेगा। अब अगर सोचो सरकार सब्सिडी में नहीं देगी तो फिर कितना वो हो जाएगा महंगा। सब्सिडी में देने के बाद भी बैठे रहते हैं कमीशन लेने वाले, है ना, तो वो महंगा तो मिलता ही है, और निश्चित मात्रा में भी नहीं मिलता, सब चीज़ के दलाल बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, आपको किसका, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, ये इसका सबसे अच्छा है। तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास, ठीक है। सतत विकास मतलब क्या होता है स्वाति? इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए कि हम रिसोर्सेज को, बहुत बढ़िया, कि इस तरीके से हमको करना है कि हम तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको भी, उसके लिए भी संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहे। इसको क्या कहते हैं, सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके गोल्स याद रख लेना, 17 गोल्स होते हैं, है ना। सबसे पहले गरीबी हटाओ, है ना, नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, ये वगैरह होते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला स्रोत होता है ये। अगर एग्रीकल्चर अकेले में बात की जाए, खुद सोचो कि ये कैसी होती है, अपने यहाँ लेबर की कमी नहीं है, इंडिया में लेबर हमेशा मिल जाता है, ठीक है। और इसमें भी जो चाहिए अधिकतर क्या होता है कि आप लोग को लेबर ज़्यादा लगेगी काम करने के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को। भारत ने कृषि को इसलिए भी अपनाया क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, ठीक है, ये बात याद रखना। और कोई सा इसका फायदा, कोई और बताएगा? लाइव स्टॉक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कि जो हमारे पशुपालन होता है वो सब, उसका प्रबंधन सबसे अच्छा किस में होता है, इसमें। अगर कोई केमिकल से उगाता तो वो खाद को नहीं डालेगा, मैन्योर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो जानवरों को भी कम से कम रखेगा, और उनका जो वेस्ट निकलता, मतलब गोबर निकलता, उसको फेंक देगा या वो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, जैविक खेती करेगा, तो वो उसी गोबर से क्या बना लेगा, खाद बना लेगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा प्रबंधन होता। और कोई सा? देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बिल्कुल ये कह सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमारा देश जो है वो अधिकतर गांव में बसता है, ठीक है। अगर आप खूब कह लो कि हम शहरों को खूब अच्छा करें, जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप गांव को अच्छा नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, गांव के सभी लोग पलायन करके कहाँ पे आ जाएंगे, शहरों में। हो भी रहा है ये। इससे क्या अंतर होता है, शहरों में आएंगे, शहरों में संसाधन सीमित होते हैं,
संसाधन सीमित होंगे तो इससे क्या होगा कि सभी के लिए क्या होगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा संसाधनों के लिए। जैसे अभी क्या कहते हैं, अपने स्मार्ट सिटी अगर कहा जाए सही तौर पे तो 4 कही जाती है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। सब चीज़ जितनी फैक्ट्री हो रही है सब चीज़ इन चारों शहर में फोकस करके लगा रहे हैं। क्या हो रहा, आसपास का पूरा आदमी यहाँ पे भरता जा रहा है। एक समय आएगा कि यहाँ पे इतना रश हो जाएगा कि लोग फिर दूसरी जगह पे पलायन करना शुरू कर देंगे। तो बोलेंगे हम नौकरी तो कहीं से भी कर लेंगे लेकिन ठीक से रह तो पाए। सबसे अच्छी एग्जांपल समझ लो आज के लिए दिल्ली, चाइना को जो शंघाई सुना होगा, शंघाई में पूरी ये स्थिति है। जापान का टोक्यो आज के टाइम पे। अब तुम दिल्ली की स्थिति इस तरीके से समझ सकते हो, अपने भारत का जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितनी है 382। मध्य प्रदेश का कितना है 236, 236। अब दिल्ली अकेले का कितना है 11,000, 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये अब इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि वहां क्या स्थिति होगी। ठीक है, इसी के सिमिलर किसका है, आपके मुंबई का। लेकिन मुंबई में क्या है, एरिया बड़ा है एज कंपेयर टू दिल्ली, तो ये अंतर इसमें हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक इसने बताया था, ठीक है, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ये पॉइंट जरूर बताना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इससे माइग्रेशन को, पलायन को रोक रहे हो। तो अगर आप गांव में ही वो सुविधा दे दोगे उनको, जितना पैसा इनकम कमाना कि उनको शहर नहीं आना पड़े, तो इससे अच्छा क्या होगा। ठीक है, और कोई सा आ रहा है किसी को पॉइंट? पूरा बता दिया कि जैविक खेती होती क्या है, जैविक कृषि, इसका फायदा क्या होगा, और कल बताया भी था। ठीक है, रीजनल नॉलेज क्या होगी, इससे प्रमोट, मतलब क्या हो गया, जो आपका क्षेत्रीय ज्ञान है, सभी जगह का एक क्षेत्रीय ज्ञान होता है। ठीक है, उसको क्या मिलेगा, उसको बल मिलेगा। बढ़िया, इसी को जो हमने हेल्दी डाइट लिखा था ना, इसमें एक सब क्लॉज जोड़ देना कि इससे हमारा क्या होगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा। ठीक है, अब तुम खुद सोचो सरकार कितना अच्छे से बेवकूफ बनाती है। कहाँ है इसका रिमोट? सरकार कितने चीज कहती है कि उसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहती है हमको किससे मिलता है, लिकर से मिलता है। ठीक है, लिकर से मिलता है। समझो अगर 100 रुपए की बोतल बिक रही है तो उसको 30% मिलता है, 30 रुपए उसको सीधे सीधा फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब जो आदमी पीता है, अब उसके ऊपर उसको 40 रुपए खर्च करना पड़ता है। एक तरफ कह रहे कि हमको 30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला और उन्हीं के जो फेफड़े और सब कुछ खराब हो रहा है, उस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। तो फायदा है कि घाटा है? पूरा घाटा है ना। लेकिन तब भी क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे हैं। और आप देखना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी से मिली हुई होती है। इस कारण ये पूरा सिस्टम ऐसा चल रहा है। इसी कारण ये लोग ऑर्गेनिक फूड को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। तुम खुद देखना कि जितने मॉल्स होंगे वहाँ मैकडोनल्ड, KFC वगैरह सब खुल जाएंगे, लेकिन देखना कितनी शॉप्स होंगी जहाँ पे इनको फ्रूट्स के ऑर्गेनिक को वो लोग देते होंगे। बहुत ही रेयर ये अंतर रहता है ना। निजी और सरकारी उद्योग खोलने में मदद करता है। किस प्रकार से, समझाओ। ठीक है, इससे ये कह सकते हैं कि हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जब अभी हम स्कोप देखेंगे ना कि भारत में क्यों ये आ सकती है, ये तो पढ़ लिया कि जैसे हम कहते हैं कि IT फील्ड बहुत अच्छी है ना, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे जो हमारा देश है उसके वातावरण, उसके परिवेश के अनुसार वो है कि नहीं है। ठीक है, तो स्कोप में हम लोग ये पॉइंट्स देखेंगे। पहला क्या लिखा, लेबर्स, कि हमारे यहाँ श्रमिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आसानी से हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट मार्जिनल फार्मर्स, जो सीमांत किसान होते हैं, छोटे कृषक होते हैं, उनके लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है, कि इसमें इनपुट कॉस्ट कम से कम होती है। तीसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल, केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, हवा भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है, अगला क्या हो गया,
न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंसमेंट, इसमें पोषक तत्वों की हमेशा वृद्धि होगी, मिट्टी में भी पोषक तत्व की वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो फसल उगा रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी। अगला था एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। भारत में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की क्या होती है, जलवायु पाई जाती है। एकमात्र मतलब बहुत ही कम ऐसे देश होते हैं जहाँ पे हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसमें से अपना भारत है। अगली चीज क्या हो गई, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, हर प्रकार की ले लो, काली, पीली, मिक्स्ड, लेटराइट, है ना, पीट सॉइल, लोमी सॉइल, सैलाइन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, हर प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये इसकी विविधता हो गई एग्रो क्लाइमेटिक। ठीक है, अगला क्या हो गया, गवर्नमेंट अब हमारे यहाँ इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उस चीज़ को क्या होगा, कभी कोई वायलेट नहीं कर पाएगा, है ना, कोई बीच में टांग नहीं अड़ा पाएगा अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा ईवी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, दो चीज़ें कर रही है। एक तो सब्सिडी दे रही है कि आप 1 लाख तक की गाड़ी खरीदो, हम आपको 10,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दूसरा इसमें क्या कर रही है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना उसको माफ कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया। तीसरा इसका फायदा क्या है कि इनकी नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है, तो इनको ये रियायत दी जाती है कि जो पुलिस वाले होते हैं ईवी व्हीकल्स को कम पकड़ते हैं एज कम्पेयर टू फॉसिल्स व्हीकल जो अपने पेट्रोल से चलते हैं। जो चेकिंग होती है इनको कम पकड़ा जाता है क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, ये चीज़ होती है। तो ये कहलाता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरीके से प्रमोट कर रही है, अनुराधा बताओ। गवर्नमेंट जैविक कृषि को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे कर रही है? ठीक है, स्कीम्स सरकार ने बहुत सारी चला दी, जैसे क्या पीएम प्रणाम योजना। प्रणाम मतलब ये था इसमें कि कम से कम क्या करना, केमिकल्स के यूज को कम करते जाना, रसायनों के उपयोग को कम करते चलना, ये था पीएम प्रणाम में। ठीक है, दूसरा क्या था इसे, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ये सिर्फ उनको नहीं मिलेगा जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं, क्रेडिट उनको भी मिलेगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करेंगे। ठीक है, इवन आजकल तो डेयरी वालों तक को इसकी फायदा मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि केसीसी डेयरी वालों को मिलता है कि नहीं, तो उनको भी मिलता है। साथ ही साथ जो आपके फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, उन सभी के लिए भी ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट दूसरा कैसे सपोर्ट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हमने फसल तो उगा ली है लेकिन हम बेचेंगे कहाँ, किसको पता चलेगा कि हमने ये वाली उगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको सर्टिफिकेशन का काम करेगी, इनको प्रमाणीकरण करवाएगी, है ना, प्रमाणित सबको एक, जैसे कहते हैं ना कि जीआई टैग मिल जाता है, इसी प्रकार से जो आपकी फसल होंगे उनको क्या होगा, उनका सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन कर दिया, फिर तीसरा हम क्या करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे। जैसे तुम लोगों ने हाट बाजार देखा होगा, हाट बाजार चलता कि जो आपके परंपरागत कलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए हाट बाजार लगाए जाते हैं। ठीक है, सरकार अलग अलग जगह पे हाट बाजार लगाती है। इसी जैसे शॉल वगैरह तुम देखना कि यहाँ भी लगता होगा, कहीं शॉल मिल रहे हैं, कश्मीरी मतलब कश्मीर की चीज़ें, हिमाचल की टोपी वगैरह ये सब बिकती हैं वो। हाँ, इस प्रकार से जैसे, हाँ ठीक है, इन्हीं को ले लो कि मतलब जहाँ की जो स्पेशलिटी चीज़ें हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सरकार क्या करती है, हाट बाजार लगाती है। इसी प्रकार से इनके लिए क्या करती है, इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप अपनी सब चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन भी बेच सकते हो और ऑफलाइन भी बेच सकते हो। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से फसल बिकती है ना, इसी प्रकार से कह दिया कि एक ऐसा मेला लगेगा जहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स अकेले बिकेंगे और कोई फसल नहीं बिक सकती वहाँ पे, ये चीज़ होगी। अगला फिर क्या कर देगी गवर्नमेंट, अच्छा जब काटते फसल तो सबसे पहले क्या करते, स्टोरेज, है ना, तो गवर्नमेंट इनको प्रायोरिटी में रखेगी, प्राथमिकता इनको देगी इनके फसलों के भंडारण के लिए। ठीक है, भंडारण के लिए सब प्रकार की फसलें आती हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो आपकी ऑर्गेनिक फसलें होंगी। ठीक है, ये हो गया, स्कीम्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गया, और कुछ बच रहा,
बढ़िया, सबसे मेन चीज अवेयरनेस को, जन जागरूकता को बढ़ावा देगी। अब जन जागरूकता, जागरूकता दो प्रकार की होगी। फार्मर्स को भी बताएगी कि आप इसको उगाओगे तो आपको फायदा क्या है। वो तो यही कहेगा कि हमारा तो रकबा कम हो जाएगा, हम जितने उगा रहे हो कम मिलेगी, लेकिन वो समझाएगी कि अगर तुम पहले साल अपने खेत में फसल जो उगाते हो, अगर तुमने 2 किलो, समझो एक क्वांटिटी ले, तुमने 2 बोरी फर्टिलाइजर डाला, अगले साल वो 2 बोरी नहीं मांगेगा, अगले साल वो 2.5 या 3 बोरी मांगेगा वो जमीन, अगले साल फिर 3 नहीं 3 से ज़्यादा मांगेगा। हर साल आपको अपनी फर्टिलाइजर की खपत बढ़ानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी की उर्वरता होगी वो भी कम होती जाएगी। तो मतलब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप अपनी ज़मीन को ही बंजर करते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, भले ही ये आपको कम दे रही है, लेकिन इसकी जो डिमांड वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होगी किससे, जो आपके केमिकल से उगती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रोडक्शन बढ़ा के देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है, ठीक है। फिर क्या हो गया लास्ट में, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सबसे अच्छा इसका जो फायदा होता है कि हमारे देश में जरूर लोग नहीं खाते होते, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है अपन लोग, है ना, सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो विदेश में है ना, वहाँ पे बहुत पैसा है सभी के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑर्गेनिक खाने को प्रमोट करते हैं। तो भारत से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होता है, इनका क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इससे दो फायदा है, एक तो हमको डॉलर्स मिलते हैं, हमारा वो बढ़ रहा है, और दूसरा क्या होगा कि किसानों की आय भी मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती जा रही है। हमने उगाया, उगाने के बाद जो सरकार प्लेटफॉर्म देती है, जैसे कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया था, जैविक कृषि पोर्टल, ठीक है, या जीईएम चलता, जैम चलता, जैम पोर्टल पे जाके सप्लायर और बायर दोनों का इंटरलिंक करवाती है सरकार, ठीक है। अगर वो सही बैठ जाता है तो अपने यहाँ का जो सप्लायर होगा, एक मिडलमैन जो होगा, वो उसको आपसे ले लेगा और वो जाके उसको बाद में ऊंची कीमतों में बेच देगा। तो ये रहता है कि जो यहाँ पे आपको किसी चीज़ का 100 रुपये मिल रहा था, वहीं आपको वहाँ पे 900 रुपये मिल सकता है। अब वो इस चीज़ पे होगा कि वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की है ज़्यादा। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि बुरहानपुर के केले, बुरहानपुर के केले भारत में कम बिकते हैं, विदेशों में ज़्यादा जाते हैं। रीज़न क्या है कि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा पाई जाती है, अधिकतर सभी के सभी ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। इसके बाद देखा था, सब तो देख लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन सब चीज़ अच्छी हो नहीं सकती, है ना, अड़चने तो आएंगी, ठीक है। पहले तो घर वाले मना करेंगे, क्यों उगा रहे हो है ना, जो चल रहा चलने दो। तो सबसे पहला उनकी बात भी गलत नहीं की, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसको एकदम से बंद क्यों कर रहे हो, है ना। तो फिर एक छोटे से एरिया से शुरू की जाती है हमेशा। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमने कह दिया जैविक कृषि करना है, लेकिन पता ही नहीं करना कैसे है ना। तो किसानों को इसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी। जब अपने यहाँ सिंचाई के लिए भी किसानों को ये नहीं पता, मतलब सच में उनको नहीं पता, उनको यही पता भी से कुएं से पानी निकाला और खेतों में डाला, ज़्यादा हुआ तो बोरिंग से पानी डाल दिया, ठीक है। जितनी जी अभी अपन पढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन, कैनल इरिगेशन या स्प्रिंकलर, ये अभी तक फील्ड पे नहीं आ पाई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो बहुत छोटी चीज़ है सिंचाई। अब ये तो हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी आपको करना है, मिट्टी बनाने से लेकर कैसे सिंचाई करना है, किस प्रकार से बीजों को डालना है, किस प्रकार के बीजों को डालना है, तो उनके बीच में जागरूकता की कमी है। और सबसे बड़ी बात, उनको अभी ये नहीं पता कि इसको हम करेंगे तो हमें पैदावार कितनी मिलेगी, है ना। सिंपल सी चीज़, लास्ट में हम क्या देखते हैं कि हमको आउटपुट कॉस्ट क्या मिली, तो ये बिकेगी नहीं, है ना। पहली बात तो ये देखें कि उगेगी कि नहीं, सब नहीं उगा पाएंगे, मानो बात। अच्छा, उसके लिए बेचने के लिए हो गए, बस लो यही हो जाती है कि किसान ने इतनी मेहनत करके वो चीज़ कर लेता है, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है। वो नहीं मिल पाया। अपने का सबसे बड़ा लूप होल तो ये किसानों के साथ, जैसे हर चीज़ की तो अपन लोग एमआरपी फिक्स कर देते हैं, है ना। अगर इनकी एमआरपी फिक्स हो जाए तो उनको तक इस चीज़ का रहेगा कि हाँ कि हमने ये उगाया,
क्वालिटी प्रोडक्ट वही लोग देते हैं, याद रखना, जो भी मिलावट वाले बेचते हैं ना वो सब व्यापारी होते हैं, पूरे वही लोग उसमें मिट्टी मिलाते हैं। हमारा दोस्त है तो हम जानते हैं कि क्या करता है, बोलता है कि हमारा नहीं चलेगा धंधा, मतलब तुम धंधा चलाने के लिए कुछ भी बेचोगे, मतलब बजरू बेची जाती है, ये रहता है पूरा 5:1 पे चलता है उनका, अगर 5 वो तो 1 किलो वो, ऐसे चलता है। ठीक है, जागरूकता की कमी है, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते किस प्रकार से उगाना है। दूसरा क्या होगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है, उत्पादकता किससे कम होगी, आप केमिकल से उगाओगे, केमिकल्स ज़्यादा देगा, ये कम देगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इनकी शेल्फ लाइफ। ठीक है, इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है कि मतलब कितने समय तक ये सही रहेंगे, ये इनसे कम होती है। किनसे, आपकी केमिकल्स वाले। जैसे बताया था ना कि 2 प्रकार के टमाटर होते हैं, देसी और अंग्रेजी, विदेशी, है ना। विदेशी टमाटर ज़्यादा समय तक सही रहते हैं, उनका शेप अच्छा रहेगा, लेकिन अगर रस की बात करो तो अपने देसी वाले में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देसी वाले सड़ जल्दी जाएंगे, विदेशी वाले दिखेंगे, उनका अपने क्या चलता है कि देखने में अच्छा लगना चाहिए, जो आपको सैलेड काट के दी जाती है, सर्व की जाती है, वो सब विदेशी रहती है। अगर देशी वाले को काटोगे ना तो रस उचकेगा, है ना, इसलिए उसको सेंगा ही खाया जाता अधिकतर। फिर क्या हो गया, लैक ऑफ स्टोरेज अवेलेबिलिटी। किसान अगर उसको उगा भी लेगा, अच्छे से काट भी लेगा, तो हमारे यहाँ इतनी उनके पास नहीं है पैसा कि वो उसको अच्छे से उनका भंडारण कर पाए, कि जब उचित मूल्य मिलेगा तब हम उसको बेच पाए। इसी कारण ना चाहते उनको क्या करना पड़ता है कि जो मिडिल मैन होते हैं, व्यापारी, उनको बेचना पड़ता है। लैक ऑफ, अगला क्या हो गया, सर्टिफिकेशन फैसिलिटी। सर्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, प्रमाणीकरण में हमने ये बताया था, हमने फसल उगा ली, दूसरे ने भी उगा ली, उसने केमिकल से उगाई, हमने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई, देखने में दोनों एक सी लग रही है, वो बोलेगा हमने भी उगाई, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि आपकी फसल ऑर्गेनिक है कि नहीं, मतलब उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है। कि आम जनता तो ये पूछेगी कि आप हमें वो बताओ, अगर कोई इंस्टीट्यूट हो वो कर दे कि सर्टिफाई कि हाँ भाई इनकी फसल सही है, तो इस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है अभी, कि जो भी अगर जैविक कृषि करता है उसकी जो फसलों को प्रमाणीकरण कौन कर रहा है, उनका कौन करवा रहा है। ठीक है, तो अगर सरकार इसको आसान कर दे तो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, वो इसको अपनाना शुरू कर देंगे। फिर अगला क्या हो गया, बर्डन लीगल प्रोसीजर। अगर हमारा प्रमाणीकरण भी हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, लंबी है, आसानी से नहीं हो पाता है किसका, प्रमाणीकरण। फिर क्या हो जाएगा, पेस्ट वल्नरेबिलिटी, कि इन पे कीटों का जो रहता है, इन पे फसल पे सबसे जल्दी क्या होते हैं, खराब कीट लग जाती है। सबसे जल्दी खराब ये फसलें होंगी अगर हम किससे तुलना करें, आपकी केमिकल्स वाली से तुलना करें। ठीक है, ये दोनों हो जाता है। लास्ट में जो होता है वो है मार्केट फ्लक्चुएशन, जो अभी इसने बताया। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मार्केट में उचित दाम नहीं मिलता है, तो क्यों कोई उगाए, बोले हम फिर वही उगा रहे, है ना, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही, तो अगर हम ज़्यादा भी बेचेंगे, कम दाम में बेचेंगे, तो हमको पैसा तो उतना निकल आएगा हमारा, ये सबसे ज़्यादा हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हमको करना क्या क्या है, सबसे पहले अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी, है ना, और साथ ही साथ आपकी कनेक्टिविटी, जो सड़कों का नेटवर्क होगा वो सबसे अच्छा करना पड़ेगा, गांव से लेकर शहरों तक, जो उनकी मंडियां रहती है वहां तक। दूसरा क्या हो जाएगा, सेपरेट मार्केट, इनके लिए, क्योंकि देखो प्रीमियम क्लास की चीज दे रहे हैं बना के, है ना, सब जन केमिकल वाली दे रहे हैं, ये आपको एक अलग ही चीज दे रहे हैं, तो इनके लिए मार्केट भी कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ईज ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रोसेस, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण। ठीक है, जो हम सर्टिफिकेशन करते हैं उस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल कर दो कि एक क्लिक में सब हो जाए। फोटो डालो खींच के, वो आएगा चेक करने, चेक किया और तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा होना पड़ेगा तो हो पाएगा। नहीं तो अगर उससे बोलो तुम अपना राशन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, तो क्या, क्योंकि यार कोई इतनी सारी चीजें नहीं रखता, अब वो इसी से पैसे बनाते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, जागरूकता, दोनों के अंदर, फार्मर्स के अंदर कि आप इसको उगाएं और लोगों के अंदर कि आप इस चीज को खाएं, है ना। अगर वो इसने उगा भी लिया, ये लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेगा। ठीक है, लास्ट क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, अनुसंधान एवं विकास।
जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पैदावार बढ़ती जाएगी। क्लियर? ये चीज़ें थी पूरी। कुछ हम लोगों ने योजनाएं चलाई थी, सरकार ने, चलती बहुत सी हैं, कम से कम 50 योजना होंगी किसानों को लेके, लेकिन सोचो तब भी स्थिति ऐसी है। तो मतलब दिक्कत कहाँ जा रही? उसके अनुपालन में, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत जा रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका रहता? गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। ठीक है, कि ऐसा वही चीज कह रहे कि सबसे ज्यादा आजकल की जरूरत है एक तो युवा, और दूसरे क्या चाहिए, ऐसे कि जो सच में काम करना चाहे। सिर्फ इसलिए नहीं हमने गवर्नमेंट जॉब में जाना कि नाम हो जाएगा समाज में। अगर नाम के लिए जा रहे हो ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन इस चीज़ के लिए जा रहे हो ना कि हमको सच में कुछ चेंज लाना है, बहुत ही जल्दी होगा सिलेक्शन। क्योंकि कहते हैं ना कि वो आग रहती है आपको जो हमेशा आगे बढ़ाए रखती है। तो हमेशा जाना कि हम अगर आएंगे तो इस सोसाइटी में कुछ अच्छा चेंज लेके आएंगे। और सच में आपका एक छोटा सा चेंज जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। कहते हैं ना कि एक आपके हस्ताक्षर में इतनी ताकत हो जाती है कि यहाँ की वहाँ चीज़ कर देगी, ये चीज़ होती है। तो पहले क्या हो गया, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, सभी को क्रेडिट फैसिलिटी दिलवा देना। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पीएम प्रणाम योजना। ये क्या करेगी, केमिकल जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी क्या कहते हैं, उनके उपयोग को कम करने के लिए लाई गई है। तीसरी है PKVY, मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, नाम क्या है इसका, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें क्या करेंगे, हम किसानों के समूह बना दिया करेंगे। मतलब एक गांव के जो किसान हैं, एक साथ जिनके खेत है, आसपास छोटे छोटे खेत हैं आसपास, उनका एक समूह बना देंगे। उन सभी किसानों को क्या करेंगे, तकनीक सिखाएंगे। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको किस प्रकार से जैविक खेती करनी है। जैविक खेती करने के बाद उनको स्टोरेज के साथ साथ क्या देंगे, हम सर्टिफिकेशन, तुरंत उनको वहीं पे प्रमाणीकरण की सुविधा देंगे। और जब उनका प्रमाणीकरण हो जाएगा फिर किसकी फैसिलिटी आ जाएगी, मार्केटिंग की। ये इनकी सब खासियत रहेगी। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये कब से चल रही है, और 2015 से। अब बस वही कह रहे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सरकार स्कीम सबसे अच्छी बनाती है, दिक्कत कहाँ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन पे। कागजी तौर पे तो सब दिखेगा कि हमने इतने बना दिए, असल में जाओ कोई नहीं मिलेगा, ये चीज़ हो जाती है। क्या डेट लिखना ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन बस ये रहता ना कि अपन को कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो, कोई बहुत ही बड़ी योजना हो तो अपन बता सकते हैं, ये होता। लेकिन ये ज़रूर बताया करो कि किस मंत्रालय से संबंधित है, कि इसको किसने निकाला होगा, कृषि मंत्रालय ने, है ना, ये वाली चीज़ हो गई। फिर एक थी जैविक खेती पोर्टल, जो कहा था ना कि जिस पोर्टल पे जाके आप अपनी फसल को बेच सकते हो, तो वो कौन सा है, आपका जैविक खेती पोर्टल है। ठीक है। और एक बताया था कि जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसके लिए कौन सी योजना चल रही है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्लियर। एक चीज दिखानी थी, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये बताना था कि हमने ये कहा कि आजकल जैविक कृषि का बहुत प्रमोशन हो रहा है, और किसान क्या कर सकते हैं कि उनको इसके साथ साथ कि जो फसल का वो रहता है, क्या कहते हैं, रेसिड्यू, बचा हुआ, पराली कहते हैं जिसको, पराली से हम किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आजकल हमने कल बताया था, अपन ने डिस्कस किया था कि बायोफ्यूल को प्रमोट करके पढ़ा था बायोफ्यूल। अब जो बायोफ्यूल होता है ना, जैव ईंधन, जैविक खेती दोनों में होती है, जायद में भी होती है। ठीक है।
फर्स्ट अब देखो, अब क्या हुआ था, सरकार ने बोला कि हम आपको जैविक ईंधन बना के देंगे, है ना, बायोफ्यूल बना के देंगे। तो दिख रहा है ना सबको। तो 2018 में हम एक पॉलिसी लेके आए थे, किसके लिए, जैविक ईंधन के लिए। अब सोचना कितनी अच्छी पॉलिसी है। पहली जनरेशन में हमने जो बायोफ्यूल बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, वो होगा आपका बायोडीजल। चलता ना आजकल बायोडीजल, जो खेती वगैरह, जो जनरेटर वगैरह में डलता है ना, बायो इथेनॉल ये वगैरह डलता है। इसको हम जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, वो बनाएंगे जो आपके खाद्य पदार्थ होते, मतलब शुगर केन, सीधे सीधे गन्ना ले लो, कॉर्न ले लो, इन चीज़ों से बनाएंगे। जो आपका मक्का होता, गन्ना होता, इन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, उन चीज़ों को यूज़ करके क्या बना लिया जाता था, बायोफ्यूल बना लिया। लेकिन सरकार ने कहा अगर लोगों को पता चल गया कि हमको गन्ने का जो ये होता बायोफ्यूल बनाने से ज़्यादा पैसा मिल रहा, तो वो चीनी बनाना बंद कर देंगे, और चीनी बनाना बंद कर देंगे तो फिर हमको आयात करना पड़ेगी। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जहाँ पे हमें मुनाफा ज़्यादा दिखेगा हम तो वो काम करेंगे, हम क्यों चीनी बनाएंगे, फिर सीधे यही करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको थोड़ी मात्रा में रखो लेकिन ज़्यादा नहीं करो। फिर सरकार ने क्या किया कि हम द्वितीय पीढ़ी के बायोफ्यूल बनाना शुरू करेंगे। इसमें क्या किया, इन्होंने कहा, अब इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, इसमें CO2 की मात्रा अभी भी निकल रही थी। हम बायोफ्यूल तो बना रहे थे लेकिन बनाने के समय क्या निकल रहा था, CO2 ज़्यादा निकल रहा था। अब हमने दूसरी जनरेशन ली, इसमें क्या लिया कि जो आपके फूड क्रॉप रहते हैं उसका जो बचे हुए अंश रहते हैं, जिसको हम पराली कहते हैं, फसल कट गई, फसल कटने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको कहते हैं पराली। तो पराली के साथ साथ जो फसल सड़ जाती है, सबको पता है कि वेयर हाउस में अगर फसल ना रखी हो तो बहुत सी फसलें सड़ जाती है, वो फसल पे फिकती है, बस कुछ नहीं होता उसका। तो जो फसल सड़ गई हो और जो फसल के अवशेष बचे हों, जिनको पराली कहते हैं, ठीक है, जैसे क्या लिखा, राइस हस्क ये वगैरह, इनको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और इनसे फिर क्या बनाते हैं, बायो इथेनॉल। तो मतलब इनने चेंज क्या कर दिया, पहले हम खाद्य पदार्थ से बना रहे थे, अब हम किससे बना रहे, अखाद्य पदार्थों से, एडिबल फूड से अब बना रहे नॉन एडिबल फूड से, है ना, ये अंतर कर दिया। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा वो रहता था बचा हुआ, जो खराब सड़ जाता था, उसको भी हम यूज कर पा रहे। पराली अब हमको जलानी नहीं पड़ रही, क्या कर रहे हैं, पराली की जगह सीधे हम उनसे बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमको इनकम ही हो रही है, वो नहीं हो रहा कुछ। तीसरी जनरेशन, अब सरकार ने कहा नहीं, इससे नहीं, CO2 तो अभी भी निकल रहा है क्योंकि जला तो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ लो जिससे CO2 कम निकले। तो इसने कहा कि सबसे अच्छा है कि काई हमारे यहाँ बहुत होती है, और काई की खेती भी की जाती है, पता याद रखना। जो आपकी बंजर ज़मीनें होती हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पानी सड़ा हुआ रहता है, आप उपयोग नहीं कर सकते, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, एल्गी को उगाते हैं। आजकल वो तो अपने आप उग जाती है, उगाती नहीं, उगाती है ना। काई देखना कहीं भी लग जाती है, तो जब अगर लग जाती है तो उसको और अच्छे से उगा लो, है ना। बोले हटाओ क्यों उसको, उससे देखो कि हम फ़ायदा क्या निकाल सकते हैं। हटाने में पैसा खर्च होगा, उगाने में नहीं होगा इतना। तो इन्होंने क्या किया कि काई लगाने से क्या होगा, पता है काई क्या होता है, एक प्लांट होता है, अपन पढ़ते ना कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, वो भी करता है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बनाएगा, CO2 को रिलीज करेगा। तो जब तक काई लगती रहेगी, ब्रीडिंग होती रहेगी, तो वो क्या करेगा, CO2 को डिक्रीज करता रहेगा, मतलब ऑक्सीजन को बनाता रहेगा। और बाद में हम इसी काई को पूरा निकाल के क्या कर देंगे, किसमें बना देंगे, आपके बायो फ्यूल में या बायो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा, इससे सबसे ज़्यादा फायदा है कि इनकी तुलना में इससे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। पहले हमने किससे बनाई थी ऊर्जा, खाद्य पदार्थों से, है ना। दूसरी किससे बनाई थी, अखाद्य पदार्थों से, नॉन एडिबल फूड से। तीसरा हम किससे बना रहे हैं, एल्गी से। एल्गी से फायदा क्या है कि हमारा CO2 न्यूट्रल चल रहा है, जितनी CO2 वो रिलीज करेगा उतनी वो पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका होगा, है ना। आया समझ में, जितनी वो CO2 का उत्सर्जन करेगा उतना पहले से उसको एब्जॉर्ब भी कर चुका होगा, ये होगा। एल्गी का यूज कर लिया। अब सरकार बोली नहीं, हमको थोड़ा और अच्छा बनना है। अब क्या कर रही है, अब चल रहा है 4th जनरेशन के बायोफ्यूल। इसमें क्या होगा, ये अभी रिसर्च में चल रहा है। क्या रहेगा कि हम ऐसे क्रॉप्स को बनाएंगे जो कार्बन नेगेटिव हो,
मतलब जब तक वो क्रॉप लगी रहेंगी तो वो क्रॉप्स क्या करेंगी, कार्बन को जो आपके आसपास रहेगा उसको सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे अपन पढ़ते हैं ना चारकोल होता है, चारकोल को डाला जाता है तो वो पूरे कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी प्रकार से ऐसी क्रॉप्स को विकसित किया जाएगा जो आसपास लगाई जाएंगी और क्या करेंगी, पूरे कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब अगर उसके आसपास धुआं होगा ना, उस धुएं को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस प्रकार की क्रॉप्स को बनाने का काम हो रहा है। जब वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर लेगी तो बाद में हम उससे क्या करेंगे, बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस कर लेंगे। कार्बन एक तो पूरा हमने कैप्चर कर लिया, मतलब जो हमारा प्रदूषण था वही अब हमारी क्या बन गया, ऊर्जा बन गया है ना। इनका मतलब ये है कहने का कि जो हमारा प्रदूषण निकलेगा उसी से हम क्या बना लेंगे, अपनी ऊर्जा बना लेंगे, बायो एनर्जी बना लेंगे। तो ये हो गया फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया था, एडिबल फूड लिया था, खाद्य पदार्थों से बायो फ्यूल बना रहे थे। दूसरे में क्या किया था, नॉन एडिबल से हमने बायोफ्यूल बनाया था। तीसरे में क्या किया था, एल्गी का यूज किया था, काय का यूज किया था, किस चीज के लिए, शैवाल का, शैवाल कहते हैं काय को, शैवाल का यूज किया था किस चीज के लिए, बायोफ्यूल के लिए। और फोर्थ में क्या किया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, मतलब कैसी क्रॉप्स किया था जो अनुवांशिकी रूप से क्या हो, प्रसंस्कृत हो, ऐसी क्रॉप्स का उपयोग किया था। क्या बनाने के लिए, कार्बन नेगेटिव फ्यूल। तो बस याद रखना कि हर में क्या करते गए, इसी के लिए किया गया है। ठीक है, तुम खुद सोचो। ठीक है, अब हमने ये बोला, पहली बात बताओ बायोफ्यूल का यूज करने से फायदा क्या है। पेट्रोल तो मिल रहा है हमको, सिंपल सी बात है। अगर तुम पेट्रोल को जलाओगे तो सिर्फ CO2 अकेली नहीं निकलती है, CO2 के साथ साथ देखते हो ना कितने सारे लिख रहे थे, सल्फर भी निकलती है, लेड भी निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है जो आपकी एसिड रेन करवाती है, ये सब निकलती है। बायोफ्यूल को तुम जलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी CO2 ही निकलेगी बस, पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़, आपने बायोफ्यूल को बना लोगे घर में, है ना, और इसको कहाँ से मंगाना पड़ेगा, सऊदी अरब से, मतलब विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया तो हमारा आयात करना पड़ा, तो हमारा जो पैसा हम यहीं पे यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ चला गया, विदेश में चला गया। सबसे ज़्यादा अभी भी जो हमारा पैसा जा रहा है ना, वो दो चीज़ों में सिर्फ जा रहा है। एक तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो हम चाइना को देते पैसा, है ना, इनको देते, और दूसरा किस में जा रहा, पेट्रोल में, वो तो भला हो रशिया का जो हमको सस्ते में दे रहा है ना। लेकिन दोस्त ऐसे ही बनाओ, पूरी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ। तो सैंक्शंस लगे हुए, तो यूएसए ने सैंक्शन लगाए पूरे विश्व में, ये कोई भी रशिया से संबंध नहीं रखेगा। तो हमने क्या किया, हमने और संबंध अच्छे कर लिए। अब सोचो इंडिया दिमागदार कितना है, सबसे बड़ा बनिया है भारत, है, हो गई, रूबल में हुई है, रूबल में हुई है, रूबल रुपी में हुई है और रूबल में हो रही है, दो, उनकी करेंसी रूबल है, अपनी करेंसी रुपीज़ है। तो इसमें हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। बोलेंगे डॉलर को भी हमें प्रमोट नहीं करना, उसका दाम अपने आप नीचे होगा, जो चीज़ चलेगी नहीं दाम नीचे होगा। अब फायदा इससे क्या हो रहा है कि हमने जैसे अभी आया था कि भारत को 25,000 करोड़ का फायदा हुआ था सिर्फ 4 महीनों में, वो करके, सिंपल सी बात है ना, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा क्या हुआ था कि अब देखो, खुद सोचना कि अभी तक रशिया दूसरे देशों को ऑयल बेचता था, उनने बंद कर दिया, उन लोगों ने मान लिया ठीक है हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन उनको ऑयल और कौन बेच रहा होगा, उनको इंडिया बेच रहा है। हम लोग खुद रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको बेचते हैं। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि दुनिया का नंबर 2 जो कंट्री है रिफाइनिंग में, वो भारत हो गया है। मतलब सऊदी अरब के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है रिफाइनिंग में, वो भारत है। हम लोग पेट्रोल नहीं बना पाते, लेकिन हम लोग पेट्रोल को रिफाइन कर करके बेचते हैं। ये क्यों चल रही रिलायंस इंडस्ट्री इतनी, 5,000 करोड़ की शादी ऐसी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो दूसरा क्या होगा, अब देखो हमारे देश में क्या हो रहा है, पहले जब चला था ना, अब सरकार ने बोला कुछ भी कहो, कुछ दिनों बाद रशिया भी हो जाएगा फ्री, फिर हमें महंगा मिलने लगेगा। आबादी बढ़ रही है तो हमारे ऊपर हर साल देखो पेट्रोल की दर भी बढ़ती जा रही, खपत बढ़ती जा रही है।
तो सरकार ने क्या किया कि इथेनॉल को मिलाना शुरू किया किसमें, पेट्रोल में। तो अभी क्या था 90:10 चल रहा है, 90% पेट्रोल 10% इथेनॉल, दोनों ऊर्जा समान देते हैं, है ना। अब इसको बढ़ा के कितना करना है 80:20, ठीक है, 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल। तो जब 20% का पैसा है ना वो बच जाएगा। अब सोचो अगर 100 रुपए दाम है तो उसमें से हर में से 20 रुपए बचेगा, बहुत कहलाता जब आप लार्ज अमाउंट में देखोगे। तो अपने लिए सेम इसलिए रखा गया है अभी क्योंकि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना वो भी ज़्यादा लग रही है। अगर आप एक बार में कम कर दो फिर एकदम से बढ़ा दो तो जनता विद्रोह कर देगी, उतने ही रहने दो तो नहीं करेगी विद्रोह, इस प्रकार रहता। वो क्या करते हैं एकदम से बढ़ाएंगे फिर 2-2, 3-3 रुपए कम करते थे। आता ना आज 50 पैसे कम हुआ और जब बढ़ने में आएगा सीधे 5 रुपए बढ़ गया, ये होता है, ठीक है। तो इसके दाम अपने आप कम होंगे जब आप इस चीज़ को प्रमोट करोगे। अब इससे देखो 2 फायदे हैं बायोफ्यूल से, बता रहे थे ना। पहला तो ये हो गया, क्या हो गया, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, आयात पे निर्भरता कम होगी, हमारा राजस्व बनेगा। तीसरा इसका फायदा क्या होगा, और सबसे ज्यादा अभी बायोफ्यूल का कौन कर रहा है प्रोडक्शन, ब्राजील, पूरा अमेज़न का जंगल है अच्छे से निकाल रहा, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा इसका फायदा बायोफ्यूल का क्या होगा कि आपके जो किसान हैं उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलती जा रही है। जितने भी पंजाब वगैरह या यूपी के किसान हैं वो अधिकतर अब जो गन्ने की खेती करते हैं ना, अब वो गन्ने की भूसी को फेंकते नहीं है, पहले तो फेंक देते थे, अब वो उसको बेच देते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, इनकम बढ़ रही है उनकी। अगला फायदा क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट। पहले सरकार को इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता था कि हम जितना भी कचरा होगा उसका क्या करें। सबसे अच्छा मॉडल ले लो इंदौर का। इंदौर में हर महीने 500 मैट्रिक टन गैस बनती है बायो एथेनॉल, बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है। और वो किस कारण, पूरे कचड़े को इकट्ठा करके। तो देखो कचड़ा इकट्ठा करने आता है, ठीक है, तो वो जैसे हर घर से 100 रुपए लेता है कि हम आपके घर से कचरा उठा लेंगे, इसका पैसा मिला। दूसरी बात, जो वहाँ पे बसें चल रही है वो सब बायो सीएनजी वाली बसें हैं। पूरा जो बसें चल रही हैं तो वो क्या करता है कि इसी कचड़े से गैस बनाता है और वो उससे बस को रन करता है, तो वो रेवेन्यू अलग आ रहा है। तीसरा रेवेन्यू क्या होगा कि जो उसका कचड़े को अभी डंपिंग में जाता था, कि कचड़ा जो इकट्ठा होता था उसको क्या किया जाता था, डंप किया जाता था किसी बड़े गड्ढे में, अब वो उसको नहीं भरना पड़ रहा है ना। तो तीसरा क्या होगा कि उस कचड़े से वो पैसे बनाना शुरू कर दिया है। कचड़े को बांट देता है, गीला कचड़ा और सूखा कचड़ा, और उससे वो उस प्रकार से ऊर्जा बना लेता है। तो ये सभी फायदे किसके होते हैं, बायोफ्यूल के। जॉब मिल रही है कितने सारे लोगों को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसी चीज को बढ़ाने पे अभी काम चल रहा है। क्लियर हुआ, आए समझ में बायोफ्यूल होता क्या है, बस, है ना। अब घर जाके बनाना, जो आपकी गोबर गैस होती है ना वो इसी का रूप है, वो इसका छोटा रूप है, बस ये याद रखना, ठीक है।